वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 1 के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। और बीए 6 सेमेस्टर में जब आप होते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर या बीए 6 सेमेस्टर, तो ये जान लीजिए कि बीए से भी मतलब बीए में भी आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी सब्जेक्ट से आप बीए भी कर सकते हो और बीएससी भी कर सकते हो। तो आप बीए में हो तो भी, बीएससी में हो तो भी आपको क्या पढ़ना है पेपर 1 में जियोग्राफी के? भारत का भूगोल पढ़ना है। पेपर 2 में क्या पढ़ना है? पेपर 2 में आपको पढ़ना है भौगोलिक विचार का इतिहास या भौगोलिक विचारों का इतिहास। ठीक है, तो भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, और आईएएस पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ ये बीए के 6वें सेमेस्टर के पहले पेपर में भारत का भूगोल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसके लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा और बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लारेसिया पेंजिया का कौन सा भाग है? लारेसिया और मतलब एक मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे कि ये पहले पृथ्वी थी अपनी। पृथ्वी की अगर बात की तो पृथ्वी में दो भाग हुआ करते थे। पृथ्वी एक तो था आपका, देखिए पृथ्वी में पूरा का पूरा पहले क्या था? एक समुद्र था जिसको पैंथालासा के नाम से जानते थे, और एक एक प्रकार से ऐसे करके एक जो है भूखंड था। तो इस भूखंड को क्या कहते थे? इसी भूखंड को पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि पैंजिया जो था एक भूखंड था, विशाल भूखंड, जो कि आज के जो संपूर्ण विश्व आपका है जो स्थलीय भाग है वो एक में ही जुड़ा हुआ था। मतलब बहुत पहले, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और जो ये किनारे किनारे का जो भाग है, पूरा का पूरा खाली भाग है, ये पैंथालासा सागर हुआ करता था। इसी पैंथालासा सागर से एक प्रकार से, पैंथालासा सागर से जुड़ा हुआ था क्या? एक प्रकार से मतलब घिरा हुआ था पैंजिया, पूरा का पूरा भूखंड। तो भूखंड का नाम था पैंजिया और महासागर का क्या नाम था? पैंथालासा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि तमाम प्रकार की हलचल होती गई, और ये एक प्रकार से जो पैंजिया पैंथालासा था, ये जो पैंजिया था इसमें दो भागों में, यानी कि ये पैंजिया दो भागों में जो है टूट गया। तो एक भाग उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी चला गया ऊपर की ओर, और एक ध्रुव नीचे, यानी कि विषुवत रेखा मान ली, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश कही जाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले जो भाग चला गया उसको क्या बोलते हैं? उसी को लारेसिया बोलते हैं। तो ये पार्ट आपका हो गया लारेसिया। ठीक है, लारेसिया को ही एक दूसरा नाम दिया गया जिसको बोलते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाला भाग जो था इसी को बोल दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या बोल देगा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जितने भी आपके उत्तरी महाद्वीप हैं, उत्तर में पड़ते हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास है, विषुवत रेखा के ऊपर, वो आपके लारेसिया यानी कि अंगारा लैंड के भाग हैं। अंगारा लैंड से टूटे हैं। अंगारा लैंड धीरे धीरे कुछ समय के बाद में, ये एक प्रकार से आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका ही पर पड़ता है, वो टूटा। उत्तरी अमेरिका के बाद में यूरोप महाद्वीप हो गया, ग्रीनलैंड वगैरह का पूरा एरिया हो गया। भारत का लगभग एशिया और यूरोप का पूरा एरिया आप देखेंगे। एशिया का जो उत्तरी भाग है पूरा का पूरा, वो आपका इसमें आ जाता है, किसमें? लारेसिया। और जापान का आप देखते हैं द्वीप वगैरह, ये सब लारेसिया यानी कि अंगारा लैंड में आ जाते हैं। अब जो है गोंडवाना लैंड जो टूटता है, ये इसमें आप देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, मेडागास्कर यहीं पर हो गया, इसके अलावा जो है अंटार्कटिका वगैरह यहीं पर हो गया आपका। इसके अलावा आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है आपका क्या पड़ता है, यहीं पर आपका जो है दक्षिणी भारत जो है ये पड़ता है। दक्षिणी भारत भी एक किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके दक्षिणी भारत जा करके फिर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप से टूटा हुआ है दक्षिणी भारत, क्योंकि दक्षिणी भारत से आप देखेंगे, दक्षिणी भारत का जो एरिया है वहाँ के लोग आप देखते हैं किस तरीके से होते हैं, उनका कुछ अफ्रीकन प्रजाति से कुछ संबंध आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। ये बहुत दिनों के बाद में अब ऐसे हुए, नहीं तो बहुत पहले बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते हैं, ऐसे ही भारतीय लोग भी थे। और उनकी भाषा भी आप देखेंगे, कुछ कुछ भाषा जो है दूसरे टाइप की आपको मिलेगी। तो
ये एक प्रकार से भूखंड जो है अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके आया। ये एक प्रकार से इसका जो प्रजातीय विभेद है वो जरूर जुड़ा हुआ है अफ्रीका के साथ, लेकिन सांस्कृतिक भूदृश्य जो है भारतीयता से जुड़ा हुआ है। और दक्षिण भारत जो है एक प्रकार से धीरे धीरे करके यहाँ पर आर्य संस्कृति से घुल मिल करके और अब एक नई संस्कृति का उदय हुआ है हमारे भारत में। तो ये एक प्रकार से दक्षिण यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा दक्षिणी भारत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण भारत मतलब कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो लारेसिया पैंजिया का कौन सा भाग था? लारेसिया जो था पैंजिया का उत्तरी भाग था। ठीक है। और लारेसिया का दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है गोंडवाना लैंड पैंजिया के किस भाग को कहा जाता है? गोंडवाना लैंड जो है पैंजिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, यानी प्रदेशों में अगर देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय को एक प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। वैसे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एक हिमालय आपका जो मेन हिमालय है वो, उसके उस पार वाला हिमालय एक छोटे जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, और एक हिमालय जो इसके नीचे है यानी शिवालिक हिमालय यानी कि लघु हिमालय छोटा हिमालय। तो ये तो 3 हो गया आपका प्राकृतिक दृष्टि से। ठीक है, लेकिन प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, यानी वो हिमालय जो पंजाब में पड़ता है। पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है। ठीक है, तो दोनों पंजाब में आपको चोटियां मिल जाएंगी। दूसरा हिमालय है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं के एरिया में आप देखेंगे कुमाऊं हिमालय है। इसके अलावा नेपाल में जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, और नेपाल हिमालय के बाद में जो लास्ट हिमालय है वो है असम हिमालय। ठीक है, असम में जो हिमालय पड़ता है वो असम हिमालय। यानी पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनमें से सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल को छकाए हुए हिमालय है वो है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात की जाए तो 800 किलोमीटर लंबा जो है ये है, फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गया एक प्रकार से प्रादेशिक आधार पर हिमालय को का विभाजन जो मैंने आपको बताया। प्रादेशिक आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय। कितने किलोमीटर फैला हुआ है लंबा? लगभग 800 किलोमीटर जो है के दायरे में फैला हुआ है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं जब हिमालय पढ़ाऊंगा तो विस्तार से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय 3 देशों में है। आपसे पूछा है हिमालय किस देश में स्थित है, तो आप नहीं बता पाओगे किस देश में है। हिमालय 3 देशों में फैला हुआ है। हिमालय जो है भारत में भी है, यानी एक भारतीय हिमालय भी है, नेपाल में भी हिमालय है, और इसके अलावा भूटान में मुख्य रूप से हिमालय है। तो भूटान, नेपाल और भारत 3 में हिमालय है, और भी एरिया में जैसे पाकिस्तान में कुछ हिमालय के हिस्से पड़ते हैं लेकिन वो मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आते। तो भारत में लगभग हिमालय का सॉरी, भारत में हिमालय का लगभग कितने परसेंट है भाई? हिमालय का लगभग 55% हिस्सा जो है ये भारत कवर करता है, यानी 55% हिस्सा भारत में है। इसके अलावा 30% हिस्सा की अगर बात की तो नेपाल में है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे जो भारत की मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है भाई? सभी लोगों को पता होगा, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज लगभग जो है 8,848 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हैं। 200 यानी लगभग 150 मीटर कम ऊंचा है, बाकी लगभग 9 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर और 848 मीटर यानी 850 मीटर और ऊंचा है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे लंबी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वो कहाँ पर है? पीओके में है। ठीक है, पीओके मतलब पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, उसमें स्थित है कौन सी चोटी? केटू गार्डबिन आस्टिन। ठीक है, ये चोटी स्थित है कहाँ पर? ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और एक तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है एक प्रकार से भारत में सबसे ऊंची चोटी है, या भारत में स्थित अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि जो है माउंट एवरेस्ट है। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे केटू गार्डबिन आस्टिन। आपसे पूछेगा भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा है, जो कि एक प्रकार से सिक्किम में स्थित है। अब केटू गार्डबिन आस्टिन अवस्थित इसलिए नहीं चूंकि पीओके वाला जो एरिया है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? डिबेट है, झगड़ा है दोनों के बीच में, और मामला यूएन में पड़ा हुआ है।
तो 55% हिस्सा भारत नेपाल में, मतलब भारत में है, 30% नेपाल में, और भूटान की अगर बात की तो 10% हिस्सा नेपाल मतलब उसका हिमालय का भूटान कवर करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अगला प्रश्न, किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया? तो बिल्कुल प्राचीन काल में भी देखेंगे तो हिमालय पर्वतों का राजा माना जाता है, और देवताओं का निवास स्थान जो है ये महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है ये पर्वतों का राजा है और देवताओं का निवास स्थान है। इसी हिमालय पर्वत से ही एक प्रकार से जड़ी बूटी लाने के लिए दक्षिण भारत से उड़े थे, लंका से उड़े थे, वैसे बोले तो लंका से उड़े थे कौन? हनुमान जी। और रात भर में ही एक प्रकार से लंका से उड़े और रात्रि भर में यानी पूरी रात चले हनुमान जी, और उसके बाद में ये पहुंच गए थे उत्तरी भारत, यानी कि हिमालय पर्वत, यानी कि दक्षिण भारत से लेकर के, यानी पूरा दक्षिण छोर से लेकर के लंका से लेकर के उड़े और हिमालय आए, हिमालय से पर्वत उठाया, पर्वत उठा करके फिर अयोध्या मार्ग से होते हुए फिर वो दक्षिण की ओर गए थे लंका में। ठीक है, अब आप सोचो, ये एक प्रकार से जो है बताया गया था, और ये भाई हिमालय जो था प्राचीन काल से, रामायण काल से ही एक प्रकार से जो है बताया जाता है, और बहुत ही भव्य रहा है ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, कुला कांगड़ी किस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं? ये सब चोटियों के नाम है, कौन कौन से? काबरू, चुमलहारी, जो है जांग सांगला, कुला कांगड़ी, ये सब हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ये असम हिमालय की चोटियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उप हिमालय क्षेत्र में तराई क्या है? उप हिमालय क्षेत्र में तराई जो है वो नदी का भाग है। तराई मतलब कि ऐसा एरिया जो कि नीचे तलछट वाला एरिया है, जहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं, यानी कि वो तराई वाला एरिया होता है। जहाँ पर तराई एरिया में क्या होता है कि जो है जल जो होता है, नदियाँ जो होती हैं हिमालय से निकलती बहुत सारी नदी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, चोमा योंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ये सब निकलती है नदियाँ हिमालय पर्वत से ही। ठीक है, उस पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। उसी ग्लेशियर जब गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं टकराती है उससे, तो वो पिघलते हैं और वो फिर बहते हैं, उससे नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पथरीला एरिया होता है जहाँ से पानी बहता है। तो एक मतलब पत्थर आ गया तो पत्थर के ऊपर नदी ने पानी नहीं बहता, पत्थर के नीचे नीचे पानी बहता है। और यहाँ जहाँ पत्थर नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा पानी दिखेगा, फिर पत्थर आगे नीचे से बह गई, ऊपर ऊपर तो पत्थर भरा हुआ है लेकिन नीचे पानी इसे बह रहा है, यानी कि उसी को तराई वाला एरिया बोलते हैं, नदी का जो भाग है उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उप हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और ये सब जो है पटकोई किस हिमालय पहाड़ियाँ हैं? ये सब पहाड़ियाँ है, गारो खासी। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी, पटकोई पहाड़ी पर पटकोई जनजाति रहती है। तो गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे जयंतिया भी एक जो है जनजाति भी है, और जयंतिया एक जो है पहाड़ी भी है। तो ये सब हिमालय की जो है महा हिमालय की यानी ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं, मेघालय में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महा हिमालय की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? महा हिमालय या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है लगभग वो 20,000 फीट लगभग बोले तो कह सकते हैं फीट में, और अगर मैं मीटर में बात करूं तो लगभग 6,000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महा हिमालय की में कितनी चोटियां 7,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं? लगभग 40 चोटियां ऐसी हैं ग्रेट हिमालय की, ठीक है, जो कि 40 चोटियां ऐसी जो कि 7,000 मीटर से यानी कि 7 किलोमीटर से ऊंची हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, देश की सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वत श्रेणी में है? देश की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो ग्रेट हिमालय में। आप देखेंगे चाहे कंचनजंगा की आप बात करेंगे, चाहे आप बात करेंगे जो है केटू गाड़विन आस्टिन की, चाहे आप बात करेंगे एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट की, ये सारी चोटियां जो हैं वो महा हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय की श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो शिवालिक श्रेणी, या उसी को उप हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न उप हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई है। उप हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। उप हिमालय की उप हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 1,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, खैबर क्या है? खैबर एक दर्रा है, पास है। पास माने रास्ता, दो पर्वतों के बीच में या दो चोटियों के बीच के रास्ते को एक प्रकार से, जहाँ से एक पर्वत से पर्वत के उस पार जाया जाता है, यानी पर्वत को पार करने का रास्ता, उसी को पास बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में उसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो खैबर क्या है? एक दर्रा है। खैबर दर्रा जो है ये एक प्रकार से 50 किलोमीटर लंबा रास्ता है।
50 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि पर्वतों को चीरते हुए जाता है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से। ये दर्रा से मतलब कि जोड़ता है अफगानिस्तान को, ठीक है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का दर्रा है खैबर दर्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी ये क्या है, एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने हिमालय से बनने वाले बहुत ही प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग और भी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा है। ग्रीष्मकाल मतलब होता है, ग्रीष्म माने गर्मी का एरिया, मतलब गर्मी के समय में। अब गर्मी के समय में जो मानसून होता है उसकी सामान्य दिशा जो जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम मतलब ये आपका जो है, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये भारत देश है, ये अपना भारत है, ठीक है। अब ये भारत है मान लेते हैं, ठीक है। अब भारत में ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है। अब हमारे किधर चलेंगे, दक्षिण पश्चिम से चलेंगे। दक्षिण पश्चिम मतलब ये हो गया दक्षिण आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, पूरब, ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तविक हवाएं कैसे चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से यानी कि इधर से चलती हैं, इधर से हवाएं चलती हैं, इधर से हवाएं दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर इस तरीके से हवाएं चलती हैं। अब आप अगर देखेंगे पश्चिम दिशा से आपकी तरफ हवाएं चलती, इसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। लू चलती है गर्मी के महीने में। लू चलना आप लोग देखे होंगे तो किधर चलती है, कुछ दक्षिण दिशा से की ओर से, दक्षिण पश्चिम दिशा से की ओर से चलती है, पश्चिम पश्चिम से चलती है, दक्षिण पश्चिम से यानी दक्षिण दिशा से कुछ और कुछ पश्चिम दिशा से। ये लू चलता नहीं गर्मियों के महीने में, आप देखते हैं इस समय खूब तेज चलेगा, जिससे गेहूं वूं पक जाएंगे, मानसून उठेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यानी इधर से हवाएं चलती हैं इधर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे बोले इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए मैंने मैप से आपको समझा दिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। लूक आप लोग जानते हो कि आप अगर अंदाजे, अगर आप कहीं इधर लूक समझते हैं, लू या लूक जो गरम गरम हवा चलती, खूब तेज से झोंका आता है, धूल उल उड़ती है, खूब पत्तियों पेड़ों की टूटने लगती हैं, वही होती है ये। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? आम का टपकना, आम की बारिश होना, या बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या असम में होने वाली वर्षा। तो भैया आम्र वर्षा का मतलब होता है आम का टपकना नहीं, ना आम की बारिश होना, ना असम में होने वाली वर्षा। आम्र वर्षा का तात्पर्य होता है बिहार और बंगाल के एरिया में मार्च और अप्रैल यानी इस समय की जो एक प्रकार से वर्षा होगी, वो एक प्रकार से आम्र वर्षा कही जाती है। बिहार और बंगाल में जो इस समय वर्षा होगी उसी वर्षा को आम्र वर्षा कहेंगे, मार्च और अप्रैल के महीने में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। ये बाकी शब्द से बना हुआ है, मौसम शब्द से बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे देश की कृषि कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य संबंधित आर्थिक पहलू किस पर निर्भर करते हैं? जलवायु पर, मानसून पर, ऋतु पर, या जनसंख्या पर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हमारे देश की कृषि कृषि आधारित उद्योग और अन्य संबंधित आर्थिक पहलू जो निर्भर करते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं? जलवायु पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो। किस पर भैया? जलवायु पर निर्भर करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवायु पर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या होता है? गर्मी की ऋतु। देखिए ऋतुएं 6 होती हैं, इसमें एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है, एक शरद ऋतु होती है, एक शिशिर ऋतु होती है, एक हेमंत ऋतु होती है, ठीक है, एक बसंत ऋतु होती है। तो इस समय कौन सा चल रहा है? बसंत ऋतु चल रहा है और ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं। पवनें जो चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, ये किस कैसे चलती हैं? जल से यानी महासागरों से उठती हैं और स्थल की ओर चलती हैं, जिससे मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके ठीक विपरीत शीत ऋतु में ठंडे महीनों में पवनों का उद्गम कहाँ से होता है? तो स्थल से पवनें चलती हैं, स्थल से महासागरों की ओर चलती हैं, ठीक उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा।
अगला प्रश्न है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ITCZ। ICTCZ एक प्रकार का जोन होता है वायु का। ये परिकल्पना किसने दी है? इस परिकल्पना को दिया है भूगोलवेत्ता है एक फ्लोन। फ्लोन भूगोलवेत्ता ने इसको दिया है। आगे देखेंगे फ्लोन के अनुसार मानसून की जननी कौन है? वाताग्र जो होता है ये मानसून की, वाताग्र क्या होता है? ठंडी और गर्म वायु राशियां जब आपस में टकराती हैं तो उस एरिया में वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो वाताग्र का मतलब होता है जहां पर ऐसा एरिया, ऐसा इलाका जहां पर ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मेल करती हैं, आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, वह एरिया का, उस एरिया को क्या कहते हैं भैया? वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोन भूगोलवेत्ता हुए। फ्लोन काव कहिन कि मानसून की जननी है। काव मानसून की जननी हुए? वाताग्र, यानी वाताग्र से ही मानसून बनते हैं। वाताग्र से कैसे बने? मान लीन ऊपर कौन जलधारा है? गर्म हवा है, नीचे मतलब कि ऊपर ठंडी हवा है। ठीक है, ऊपर ठंडी हवा होती है हमेशा। अब यहाँ से एक प्रकार से गर्म हवाएं क्या होती हैं? हल्की होती हैं। अब वातावरण गर्म हुआ, गर्म हवाएं हल्की होती हैं। हल्की क्यों होती हैं आपको बता दूं, जैसे आप कभी कौरा तापे होंगे या तपता तापे होंगे, अलाव सेके होंगे कभी जीवन में, ठंडी महीना था अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो धुआं जो उससे निकलता है वो ऊपर क्यों उठता है? कभी आपने सोचा? धुआं वायु से हल्का होता है इसीलिए वो ऊपर भागता है। अगर वही धुआं भैया भैया ना, वही धुआं अगर वायु से गरु होता, वायु से वजन में ज्यादा होता, तो वो ऊपर नहीं भागता, नीचे भागता। जैसे आजकल जयमाल वगैरह जब पड़ता है तो एक कोई रासायनिक तत्व लाते हैं जो उसको एक प्रकार से डालते उसमें, तो उसमें से धुआं निकलता है, तो ऊपर नहीं भागता है, वो नीचे नीचे एकदम से फैलने लगता है पृथ्वी पर, क्योंकि वायु से वजन में ज्यादा होता है। वायु से गरु हुआ है, वजन में ज्यादा हुआ है। ठीक है, यही लिए नीचे नीचे फैला करता है, तो लागत है स्वर्ग में जयमाल हो रहा है। ठीक है, यही में लागत है। तो यही लिए एक प्रकार से देखा कि वो जान नहीं पाते, वो वायु से गरु होता है, यानी वजन में ज्यादा होता है, यही लिए नीचे नीचे फैला रहता है। और वायु से जो चीज हल्की होगी वो ऊपर उठेगी। तो ऐसे ही जो गर्म हवाएं होती हैं वायु से हल्की होती है, इस दौरान ये ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ठंडी जो हवाओं का एरिया है वहां पर जाती हैं। अब ये गर्म है, इनके अंदर गर्मी जाकर के जब ठंडे एरिया से मिलेगी तो क्या होगी? बूंदे बनने लगेंगी ओस की, यानी कि बारिश की बूंदे बनेंगी और उसके कारण से बारिश होगी, यानी मानसून बनेगा। तो मानसून की उत्पत्ति वाताग्र से ही होती है, ये बात फ्लोन ने कही थी और बिल्कुल सत्य कही थी। समझ में आ गई चीजें? जैसे आप लोग कभी अगर ठंडा पिएंगे आजकल, तो ठंडा खोलवाइएगा, मान लेते कोई को ठंडा आपने खोलवा लिया। अब ठंडे का नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं आप सोचेंगे सर जी को एक आध 2 रुपया मिल गया होगा, इसीलिए जो है ये जो है बतावत है अमावा वाला हुआ, ये बतावत है कि गटेवा छोलत है, ये ठंडा हुआ है। ठीक है, तो हम एको ठंडा कंपनी नाव ना ले भाई, ठंडा आवत है आप सब पिए हो वो, तो वही ठंडा पिए माँ क्या हुआ था कि जब आप ठंडा खोलो ना, बहिरे निकाल के फ्रीज से बहिरे रखो, तो फ्रीज में चूंकि वातानुकूल, फ्रीज ज़्यादा ठंड हुआ थी, तो फ्रीज में जब तक रखा है वो, तब तक क्या होता है उसमें एक प्रकार से कुछ नहीं होता। लेकिन जब बाहर आता तो चूंकि बाहर का वातावरण फ्रीज के वातावरण से अलग है, बाहर का वातावरण गर्म है। अब क्या होगा, वो गर्म चीज़ जो होगी वो उस शीशा के जार से टकराएगी और शीशे के बाहर जो होंगे जल की बूंदें धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उसके अंदर बस कैसे निकल गया, वो अंदर से नहीं निकला है। ठीक है, वो गर्म था, वो ठंडा था और गर्म से संपर्क हुआ इसलिए वो बूंद बन गई। ऐसे ही बारिश होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसने कहा था कि मानसूनी पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से ना होकर के ग्रहीय वायुक्रम में व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का प्रतीक है? ये बात भी फ्लोन महोदय के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, स्पेट किस देश का भूगोलविद्ता था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्पेट की बात की है तो इसका पूरा नाम था स्पेट का आस्कर हरमन क्रिस्तियन स्प्रेट, इसका पूरा नाम है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार से ये भूगोलवेत्ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्रों के कारण उत्पन्न होते हैं, यह किस भूगोलवेत्ता ने माना? इसको स्पैट ने ही माना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है। उच्च स्तरीय वायु संचरण जो होता है, जेट स्ट्रीम जो है एक प्रकार से ये पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली हवा है, जेट स्ट्रीम, ये एक प्रकार से उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है भैया? बौलाडीहा से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कहाँ से? वैलाडीहा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुद्रेमुख, ये लौह खनिज परियोजना है कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया एक जिला पड़ता है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर नाम का जिला पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया? कर्नाटक में पड़ता है चिकमंगलूर नाम का जिला। वहीं पर एक प्रकार से कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? मुख्यालय कुद्रेमुख लौह खनिज का कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, और स्थित कहाँ पर है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है, कर्नाटक जो पड़ता है आपका यहीं पर पड़ता है, इसका पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट आप समझ लीजिए, पश्चिमी घाट ही है। ठीक है, पूर्वी घाट ये वाला एरिया है, ये पश्चिमी घाट है। तो कर्नाटक मतलब पश्चिमी घाट यानी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बैलाडीहा खान है एक प्रकार से खनन किए जाने वाले लौह अयस्कों को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात यानी बेचा जाता है? निर्यात माने बेचना, आयात माने खरीदना। तो बैलाडीहा एक खान है। किस चीज़ की खान है? लौह अयस्क की खान है, जहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और ये बताएं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि लौह अयस्कों को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है यहाँ से निकालने के बाद में? मारमा गोवा जो गोवा का है, विशाखापट्टनम, हल्दिया या न्यू मंगलोर, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है एक प्रकार से ये यहाँ से निर्यात किया था। अच्छा, निर्यात कहाँ पर किया था? विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को बेचा जाता है। जो बैलाडीहा खान से जो लौह अयस्क मिलते हैं इसको जापान और दक्षिण कोरिया में बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की एक पहाड़ियां है। तो बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध है? तो बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं ये पहले तो जानिए कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का जो जिला है आपका चिकमंगलूर, जहाँ पर ये एक प्रकार से कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना चल रही है, वहीं पर एक प्रकार से मतलब वही उसी जिले में, चिकमंगलूर जिले में कर्नाटक के लौह अयस्क जो है पाया जाता है। और बूदन की जो पहाड़ियां हैं लौह अयस्क के लिए बड़ी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से हमेशा आने वाला है। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है आपका। लोहा उत्पादन करने में नंबर 1 पर आपका उड़ीसा है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको झारखंड मिलेगा, लेकिन झारखंड नहीं है, झारखंड उसके बाद में आता है। तो लोहा उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से राज्य है सर्वाधिक उत्पादन में, वो उसका नाम है उड़ीसा। और इसके अलावा अगर एक चीज़ और पूछे कि ये बताएं कि लौह अयस्क भंडार क्षमता के हिसाब से लौह अयस्क भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है, किस राज्य के पास है भारत में? तो आप बताएंगे कर्नाटक के पास है। ठीक है, किसके पास? कर्नाटक के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या लिमोनाइट, बताएं। तो भारत में पाया जाने वाला जो अधिकांश लौह अयस्क है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। किस टाइप का भैया? हेमेटाइट का। लगभग 80% जो हेमेटाइट है वो एक प्रकार से या लौह अयस्क है ये भारत में, मतलब कि भारत में लगभग 80% जो है ये हेमेटाइट टाइप का ही लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है भारत को लौह अयस्क का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जावर। जावर जो है ये क्या है? जावर ये उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर में एक प्रकार से सीसा और जस्ता का एक प्रकार से खान है। और इसके अलावा रामपुरा आगूचा ये भी एक खान है जो भीलवाड़ा जिले में पड़ती है राजस्थान के। तो जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज यानी कौन सी खनिज? तो सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। जस्ता उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा भारत में कौन सा है? राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लौह अयस्क, अभ्रक और मैग्नीज में भारत आत्मनिर्भर है।
लेकिन तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? इनमें से कोलार, गया या मयूरभंज या खेतड़ी, बताएं। तो कॉपर खनन से रिलेटेड है इनमें से खेतड़ी। खेतड़ी ये क्या है? खेतड़ी एक खान है, राजस्थान का एक जिला पड़ता है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला से रिलेटेड है या वहीं पर है खेतड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये उड़ीसा है। उड़ीसा की अगर बात की तो लगभग 50% जो है बॉक्साइट यहीं से उत्पादन होता है, अकेले उड़ीसा से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? बताएं। बॉक्साइट का सबसे मतलब कि प्रमुख खान इनमें से जावर, खेतड़ी या कालोल या फिर लोहरदगा, बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। लोहरदगा की अगर बात की तो एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, आपसे पूछेगा बॉक्साइट नगरी किसे कहा जाता है? भारत में बॉक्साइट नगरी के नाम से किस शहर को कहते हैं? तो लोहरदगा को एक प्रकार से बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पलामू और लोहरदगा जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अच्छा, पलामू में भी हाल फिलहाल में ग्रेनाइट का भी भंडार मिला है पलामू में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम प्रचुर प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है भैया? जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान की अगर बात किया है 2022 और 23 के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो 22 और 23 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 18.7 मिलियन टन एक प्रकार से जिप्सम की मात्रा मिली है राजस्थान से। वहाँ पर इतना जो है जिप्सम है, कहाँ पर? जो है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में, राजस्थान का एक जिला पड़ता है बीकानेर। बीकानेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम उत्पादन किया जाता है। लगभग 90% जिप्सम जो है कुल उत्पादन का यहीं से प्राप्त होता है और बीकानेर जो है अग्रणी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब राजस्थान भारत में लगभग 90% जो है जिप्सम वहीं से मिलता है और इसमें राजस्थान में भी अगर देखेंगे तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऐसे कई प्रश्न आपसे बनेंगे। ऐसे मेला घाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताएंगे महाराष्ट्र में। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ से कई प्रश्न पूछेंगे। मैं और मॉडल पेपर आपको दूंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो उन प्रश्नों को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगले मॉडल पेपर में। तो इसलिए आप एक मॉडल पेपर तो ये देख ही रहे हैं, 2-3-4 दिनों में दूसरा मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा, फिर तीसरा दे दूंगा। यानी कि आपको मैं मॉडल पेपर देने में कोई जो है आपकी बार कोताही नहीं करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और भगवान चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी एक प्रकार से आपकी बार मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है उस पर अभी पढ़ाई ना करवा पाऊँ, लेकिन मैं एक प्रकार से डिजिटल बोर्ड लेने के चक्कर में एक प्रकार से लगातार व्यस्त हूँ और मैं ज़रूर लूँगा और आपके लिए और अच्छे तरीके से क्वालिटी में और ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी थोड़ी व्यस्तता थी, थोड़ा-सा एक प्रकार से हर एक मामले में थोड़ी परेशानी थी, इसीलिए अभी नहीं ले पा रहा थे, लेकिन अब व्यवस्थित मैं करूँगा धीरे-धीरे, ठीक है। आगे प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी कौन सी थी? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक प्रकार से कंपनी लिमिटेड जो है ये पुणे यानी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो जूट यानी कपड़ा उद्योग जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना
1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो वो लखनऊ में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? चितरंजन में किया जाता है। चितरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स नाम से कंपनी है, वहीं पर रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चितरंजन एक जगह भी है, वहीं पर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग केंद्र नहीं है इनमें से? देखिए, मुंबई, कानपुर और महाराष्ट्र में है, राजकोट में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल का निर्माण जो हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी मुंबई में, ये बात ध्यान रखिएगा। 1856 ईस्वी में 1854 ईस्वी में स्थापना हो गई। 2 साल बाद यानी 1856 ईस्वी की अगर बात करें तो 1856 ईस्वी में जो है प्रथम सूती मिल वस्त्र जो बनी थी, मतलब वस्त्र मिल बनी थी, इसमें 1856 से इसमें वस्त्र बनना शुरू हो गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग इसका नाम था, जो प्रथम सूती वस्त्र मिल थी 1854 में स्थापित की गई थी बम्बई में। इसका नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग, ये कंपनी का नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात की स्थापना कब हुई? बताएं। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर सॉरी लौह इस्पात की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1874 में हुई थी, बराकर नदी के किनारे। 1874 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बराकर नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको जो क्या बोलते हैं, BIW बोलते हैं, बंगाल आयरन वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्थापना की गई थी 1874 में। अगला प्रश्न, किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, देखिएगा 2 अप्रैल 1990 को स्थापना होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। क्लियर, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, टेराकोटा कुटीर उद्योग उत्पाद कहाँ स्थित है? टेराकोटा कुटीर उद्योग जो है उत्पाद, ये स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों का गठन किया गया था? तो किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों का गठन किया गया था? 1977 औद्योगिक नीति जो आई थी 1977 में, उसके द्वारा 1977। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? एल्यूमिनियम उद्योग, हाईटेक उद्योग, या गन्ना उद्योग, या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग? तो कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? इनमें से गन्ना उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल जटा उद्योग जो है वो केरल में केंद्रित है। अधिकतर नारियल कहाँ पर होता है? केरल में होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज़ को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपके समझ में आएगा। सिलेबस अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो सिलेबस में डाल दूंगा 1-2 दिनों में। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी मैंने सोचा कि आपकी परीक्षाएं आपकी बार ऑब्जेक्टिव होने वाली है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जो है आपकी 6 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये लेक्चर। और बाकी कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और भी तमाम विश्वविद्यालय जिनकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी के पेपर अब की बार ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है, खांसी कहाँ का राजभाषा है? खांसी कहाँ की राजभाषा है? बताएं। खांसी एक भाषा है और खांसी एक जनजाति भी है, खांसी एक पहाड़ी भी है। तो खांसी कहाँ की राजभाषा है? खांसी जो है मेघालय में पहाड़ी पड़ती है, मेघालय में जनजाति रहती है, वही जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी खांसी है। तो मेघालय की राजभाषा है खांसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम की राजभाषा कौन सी है? असम में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो इंडो आर्यन प्रजाति की भाषा असमिया, असमिया बोली जाती है असम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा, लगभग आंध्र प्रदेश के लगभग 88.5% लोग जो हैं वो तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए। कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है, जो बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को लेकर के जो सभा हुई थी, वो 1999 में हुई थी, लेकिन 2000 ईस्वी से जो है ये मनाना शुरू किया गया, किस डेट को? 21 फरवरी को, ठीक है। यानी 21 फरवरी सन 2000 में एक प्रकार से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर आयोग कर लेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की जो स्थापना की अगर बात की जाए तो राजभाषा आयोग की स्थापना वैसे तो 7 जून 1955 को हुई थी, ठीक है। और आपको बता दूं कि 21 सदस्य इसमें थे राजभाषा आयोग में उस समय। कितने? 21 सदस्य, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो करेक्ट आंसर ए और बी, ए और सी। देखिए इसमें सी में आप कर लेंगे एक चीज़ और, यहाँ पर बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर और बीजी तिलक दोनों में अंतर है। तो बीजी खेर जो हैं ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बीजी खेर आप करेंगे सी में और करेक्ट आंसर आप लगा देंगे सी, ठीक है, बीजी खेर। क्लियर? ध्यान रखिएगा 7 जून 1955 को स्थापना मतलब हुई थी। अध्यक्ष जो एक प्रकार से इसके बने थे वो बीजी खेर बने थे, बाल गंगाधर खेर बने थे। 21 सदस्यों की ये एक प्रकार से आयोग था। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? तो संविधान के प्रारंभ में ये कहा गया था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी जो है राजकीय काज के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए अधिकृत रहेगी, उसके बाद में अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात कही गई थी और हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज भी आप देखते हैं अंग्रेजी जो है बाकायदा से बनी हुई है और बढ़ चढ़ करके मतलब कि राजकीय कामकाज में भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद की अगर बात की तो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं की बात करी गई जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी जो है इसकी सबसे लोकप्रिय भाषा बन चुकी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी के बाद जो है नीसी और उबदी नीसी एक भाषा है, ठीक है। नीसी को लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और एक भाषा और है आदि। तो भाषाओं का चलन और है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा भारत के लिए किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी की अगर बात की तो जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? बताएं। तो इनमें से देखिए नेपाली, सिंधी और कश्मीरी ये सब भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में है, जबकि अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियुक्त में से कौन सी एक किसी राजभाषा की किसी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो है उर्दू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, सिंधी के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, सिंधी राज्य मतलब एक भाषा है, उसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो सिंधी को जोड़ा गया है भैया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1967 में संविधान संशोधन हुआ था और इसी के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कई सारे आपकी परीक्षा में पूछेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न बताएं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश। 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। आप सोचो कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। ब्राजील देश से ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब पाकिस्तान से भी ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई है। तो आप सोचें उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, और उसकी जनसंख्या कितनी है ये आप सोच सकते हैं। जितना किसी बड़े देश की जनसंख्या नहीं, भारत से क्षेत्रफल में बड़े बड़े देश हैं ब्राज़ील वगैरह, वहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं जितनी इंडिया की, मतलब इंडिया के एक राज्य की है, वो भी यूपी की।
ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, अपना यूपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक विकास दर का आकलन करके विश्लेषण किया जाता है। तो प्राकृतिक विकास दर का आकलन करके विश्लेषण किया जाता है किसका? अपरिष्कृत जन्म और मृत्यु दर का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कौन सी थी? तो 1921 से लेकर के 1951 तक जनसंख्या वृद्धि की अवधि, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो थी इसमें नहीं हुई ज़्यादा, यानी स्थिर रही है जनसंख्या वृद्धि की दर 1921 से लेकर के 1951 के बीच। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना आयोजित की गई थी कब? भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना आयोजित की गई थी कब भैया? 1881 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व तक राज्यों की एक सतत पट्टी में दक्षिणी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत विकास दर है तो उच्च रही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1981 के बाद से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर बनी रही है, तो वो भी उच्च बनी रही है, यानी बढ़ती रही लगातार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या का घनत्व किसी, मतलब कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या है शारीरिक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले या जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का क्या नाम है? जहाँ पर सबसे अधिक, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी 1 किलोमीटर, अगर ये आप देखें 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर एक ये, ऐसा वर्ग बनाएंगे तो उसमें लगभग और लगभग कितने लोग मिलेंगे आपको? केवल 17 लोग निवास करेंगे। ठीक है, 17 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1901 से लेकर के 1921 तक की अवधि को कहा जाता है। 1901 से लेकर के 1921 तक की जो अवधि है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको भारत की जनसंख्या वृद्धि का स्थिर या स्थिर चरण कहते हैं, स्थिर काल या स्थिर चरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? आयुलिंग का पिरामिड का संबंध जो है पुरुष और महिला जनसंख्या से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी मतलब कि ऐसा जनसंख्या वाला क्षेत्र या ऐसा शहर, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी मतलब 10 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 साल से लेकर के 59 साल की अगर बात करें तो 15 साल से लेकर के 59 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नौकरी वगैरह करते हैं। इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताएंगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त। श्वेत माने सफेद क्रांति। सफेद सफेद क्या होता है इनमें से? बताएंगे फटाफट से। सफेद क्या होता है इनमें से? उर्वरक, मछली या अंडा? अंडा भी सफेद होता है और उर्वरक भी सफेद होता है कहीं कहीं पर, जैसे यूरिया, और दूध भी सफेद होता है। तो यूरिया उत्पादन को ही उतना ज्यादा नहीं ना, अंडा का उत्पादन पे बढ़ावा मिला। श्वेत क्रांति संबंधित किससे? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध दुग्ध क्रांति से। श्वेत क्रांति एक प्रकार से, इसी श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। किसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति को। तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से। ठीक है, झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है नीली क्रांति, क्योंकि नीला नीला पानी होता है और इसीलिए मछली पानी में पाई जाती है और इसीलिए इस क्रांति का नाम नीली क्रांति रखा गया।
अगला प्रश्न है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन मतलब तिलहन किस कलर का होता है? सरसों का जो वो एक प्रकार से वो आपका फूल होता है, कैसे किस कलर का होता है? पीला पीला होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, तिलहन जो होता है वो जो है आपका पीली क्रांति से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं, तिलहन क्रांति जो हुई है या पीली क्रांति जो हुई है ये 1986 से 87 के आसपास हुई है। ठीक है, 1966-67 में हरित क्रांति हुई है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के द्वारा, हरित क्रांति चावल और गेहूं से रिलेटेड है, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। चावल और गेहूं की बढ़ोतरी हुई इसमें। तो चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो HYB बीजों का प्रयोग किया गया था। इन बीजों के प्रयोग से उत्पादन की दर में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? 1966 में अपनाया गया। 1967 और 68 तक एक प्रकार से बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी इसने, हरित क्रांति ने। हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर अगर पूछेगा तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बताएंगे एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके इस एग्जाम की दृष्टि से है। नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में गई, मतलब किस दशक में पाई गई? बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में पाई गई? 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फसल बीमा योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? बताएं। फसल बीमा योजना का आरंभ जो हुआ है ये 1 अप्रैल 1985, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? तो सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का भाग कितना है? 14%, 22 या 50 या 33? तो 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हरित क्रांति के अंतर्गत HYN का क्या महत्व है? HYN का क्या महत्व है हरित क्रांति के अंतर्गत? HY का है कि अच्छी पैदावार वाली किस्म के बीज जो है उसका प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? बताएं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? चावल उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दलहन उत्पादन? तो इन सभी के लिए था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी भैया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की एक योजना होती थी जो सरकार के द्वारा लागू की जाती थी। उसमें कोई उद्देश्य रखा जाता था, तो जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। अगला प्रश्न, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। हरित सोना क्रांति हरित सोना क्रांति जो है वो बांस उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की बात की तो भारत में लगभग 136 किस्म के बांस जो है उत्पादित किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनमें से 89 जो प्रजातियां हैं बांसों की वो पूर्वोत्तर भारत से मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है इनमें से? तो वृष्टि यानी कि वर्षा जो है ये एक प्रकार से मौसम को सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित करता है कृषि को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे होती हैं? देखेंगे नहर वायर के किनारे अगर आप देखेंगे तो हमेशा नहर सीधी होती है। ये नहर है, नहर किनारे बस्ती कैसे होगी? यहाँ पर बस्ती, यहाँ पर बस्ती, तो एक रेखा में होंगी। ठीक है, नहर चूंकि एक रेखा में, नदी भी एक सीधी होती है तो उसमें उसके किनारे भी एक प्रकार से रेखीय बस्तियां पाई जाएंगी। ठीक है, सड़क किनारे चूंकि सड़क भी एक सीधी रेखा में होती है तो रेखिक होंगी वहां पर। ठीक है, तो रेखीय प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्तियों में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में जैसे पशुपालन करना, कृषि करना, लकड़ी काटना जंगल से, ठीक है,
ये खेती करना, यही सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, बताएं। हांगहो की घाटी यानी कि चाइना में, चीनी घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया मिस्र, या फिर नील घाटी। ठीक है, बताएं। मेसोपोटामिया सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, मिस्र की, हांगहो चाइना में पड़ती है नदी। तो नील नदी, सिंधु घाटी नदी, या हांगहो, या मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है, ये प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 2011 के प्रारंभ में भारत में कुल कितने मिलियन शहर थे। मिलियन शहर मतलब कि जो एक प्रकार से 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले शहर हैं, उनमें संख्या 2011 के प्रारंभ में वो 53 के आसपास थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 53 शहर ऐसे हैं भारत में जो कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं, सामाजिक संसाधन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितने लोग निवास करते हैं। लगभग 5000 लोग अगर निवास करते हैं तो भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती वो मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मकान एक दूसरे के समीप किस प्रकार की बस्ती बनाए जाते हैं। तो संहत बस्ती जो होती है उसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं। तो प्राकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, नियोजित बस्तियां किसके द्वारा चलाई जाती है, बताई जाती हैं। तो नियोजित बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। जैसे आवास विकास जो है वो सरकार के द्वारा, नियोजित बस्तियां जो होती है एक नियम कायदे से फिट होती हैं, बसाई जाती हैं। अगला प्रश्न, गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। गांव की आकृति और प्रसार को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति और देश क्षेत्र का भूभाग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी एक प्रकार से आकृतियाँ जो है गांव की आकृति और प्रसार को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहिएगा, चूंकि इसी प्रकार से और भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अच्छा, फार्म ग्रह जो होते हैं भारत में नहीं पाए जाते। फार्म ग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर, बस्तियों के जो है प्राकृतिक मतलब आकृतिक के आधार पर, यानी जो बस्तियों का आकार है उसके अकॉर्डिंग, बताएं। तो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो विन्यास के आधार पर भी करते हैं, कार्य के आधार पर भी, और बस्तियों की आकृति कैसे उसके आधार पर भी, यानी उपरोक्त तो सभी आधार पर करते हैं। ठीक है। द सोशल आर्डर पुस्तक किसने लिखी है, बड़ी फेमस पुस्तक है। द सोशल आर्डर पुस्तक जो है ये रॉबर्ट बीरस्टीड की पुस्तक है। अच्छे समाजशास्त्री हैं वो, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है। ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है अधिकतर कैसा होता है भैया। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप रैखिक भी होता है, आयताकार भी होता है और वृत्ताकार भी होता है। कभी कभी नदियों किनारे बसेंगे तो भाई रैखिक होगा। अगर वो गांव ऐसे बसा हुआ है तो वो एक प्रकार से आयताकार हो जाएगा, इस तरीके से बसेगा। वृत्ताकार स्थिति भी गांव में आप देखते हैं गोलाकार बसते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। ऐसे ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप इन सभी प्रकार का हो सकता है, रैखिक, आयताकार और वृत्ताकार। अगला प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है। ग्रामीण बस्तियों की सबसे पहली समस्या जल आपूर्ति की समस्या, दूसरा शौचालय या शौच की समस्या, तीसरा कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा, यानी कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाए उसकी भी समस्या होती है। तो इस तरीके से ग्रामीण बस्तियों की तीनों चारों समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी समस्याएं ग्रामीण बस्तियों की ही समस्याएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन तमाम प्रश्नों को समझ लिया, और इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है। अच्छा, एक होता है मिलियन शहर, एक होता है आपका मेगा नगर। मेगा नगर के बारे में अगर आप जानते हो तो बताएं, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। मेगा नगर क्या होता है। मेगा नगर का मतलब होता है ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। ठीक है, उसको एक मेगा नगर कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। मिलियन सिटी तो 53 है मतलब भारत में। ठीक है, लेकिन अगर मेगा सिटियों की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब लगभग 50 लाख से अधिक जनसंख्या किसी शहर में हो जाती है तो उसको मेगा नगर कहा जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने मॉडल पेपर देख लिया। अब अगला मॉडल पेपर जो होगा हमारा वो भौगोलिक विचार का इतिहास, यानी जो अगला पेपर है आपका पेपर 2 का मॉडल पेपर मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले यानी कल की वीडियो में, या एक प्रकार से हो सकता है आज ही मैं आपको इसको दे दूं। देखिए हिंदी, या कल कल की वीडियो में आप देखेंगे हिंदी पेपर 1 का मॉडल पेपर आपको मिलेगा BA 6 सेमेस्टर। तो यानी 6 सेमेस्टर का मॉडल पेपर प्रारंभ हो चुका है, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो छठवें सेमेस्टर वाले सभी बच्चे आ जाएं पढ़ने के लिए। आपकी बार जो है सभी का अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर जो होगा राम मनोहर लोहिया वगैरह का छोड़ दें अगर, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला बाकी विश्वविद्यालयों के। तो आप सभी लोग जो है आ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है हिंदी में। तो इससे बनने वाले मॉडल पेपर लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का मैं देने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। लगभग आने वाले 10 दिनों में आप सभी लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके समक्ष हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 सभी का, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में समझा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने समझा करके बताया, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी तो आपको थोड़ा समझाना बनता है, अगर नहीं समझाएंगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, तबीयत हमारी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत ऐसे करता रहूँगा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जो कि पेपर 1 ज्योग्राफी पेपर 1 था। ज्योग्राफी पेपर 2 भौगोलिक विचार या भौगोलिक विचारों का इतिहास समझेंगे हम लोग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, क्लियर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।